प्यारे बच्चों, मैं आपका टीचर पीडी यादव पॉलिटिकल साइंस के लिए। बच्चों, आज हम बात करेंगे सीबीएसई द्वारा जारी किए गए प्री बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर के बारे में। आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा हुआ है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 एंड 21 क्लास 12 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। और आज हम 1 अंक और 2 अंक वाले क्वेश्चन की बात करेंगे इस वीडियो में, और अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का खंड ए का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, वामे एनक्रोमा का संबंध मिस्र से है। इस कथन को पुनः शुद्ध करके लिखिए। बच्चों, वामे एनक्रोमा का संबंध मिस्र से नहीं होगा, बल्कि इनका संबंध होगा घाना से। आप लिख सकते हैं घाना। बच्चों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जितने संस्थापक देश हैं उसमें से एक घाना है, और घाना के नेता का नाम वामे एनक्रोमा। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने लिख रखा है इधर। भारत के नेता का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मिस्र के नेता का नाम गमाल अब्दुल नासिर, और घाना के नेता का नाम है वामे एनक्रोमा। यूगोस्लाविया के नेता का नाम है जोसेफ ब्राज टिटो, जिनको मार्शल टिटो भी बोलते हैं, और इंडोनेशिया के नेता का नाम है सुकर्णो। तो बच्चों, आप इसका आंसर देख लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। यह वाक्य किसने कहा है? बच्चों, इस सेंटेंस को कहा है यूएनओ के दूसरे महासचिव ने, जिनका नाम था डैग हैमरशोल्ड। ये स्वीडन के रहने वाले थे, और ये यूएनओ के महासचिव के रूप में 1953 से लेकर 1961 तक रहे। इनकी मृत्यु हो गई है 1961 में, और डैग हैमरशोल्ड को नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रिक्स सम्मेलन के अंदर दक्षिण अफ्रीका को किस वर्ष शामिल किया गया? बच्चों, दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक्स में 2010 में शामिल करने की बात हुई, लेकिन 2011 में चीन के सान्या में जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ, उसमें यह एज ए सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। तो यदि पेपर में MCQ रहे और वहाँ 2011 रहे तो आप इसे सही लगाएंगे, लेकिन यदि 2011 नहीं रहकर 2010 रहे तो 2010 भी सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका एग्जैक्ट सही उत्तर 2011 होता है। क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 भारत और पाकिस्तान के बारे में है। क्वेश्चन है, डैश की मदद से 1960 में भारत पाकिस्तान सिंधु जल समझौता हुआ। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा विश्व बैंक। विश्व बैंक की मदद से, वर्ल्ड बैंक के मदद से 1960 में 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ। वर्ल्ड बैंक आंसर होगा इसका, वर्ल्ड बैंक की मदद से हुआ था। और इस समझौते पर, सिंधु जल समझौते पर, भारतीय प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किया था। बच्चों, इस समझौते के तहत सिंधु नदी के 20% जल का उपयोग भारत करेगा, ये बात तय हुई थी। और सिंधु नदी के 80% पानी का हिस्सा कौन यूज करेगा? पाकिस्तान करेगा, ठीक है। आप जानते होंगे कि सिंधु नदी पाकिस्तान जाती है और भारत पाकिस्तान सीमा के पास है। सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं। 5 सहायक नदियां हैं रावी, व्यास, सतलुज, झेलम और चेनाब। इन्हीं 5 नदियों के नाम पे पंजाब नाम पड़ा है, ठीक है। और छठी नदी सिंधु। तो सिंधु की 5 सहायक नदियां और एक सिंधु, 6 नदी हो गई। इसमें से 3 नदियां जो पूर्वी नदियां कहलाती हैं, रावी, व्यास, सतलुज, ये भारत के हिस्से में है, यानी कि इन पर भारत का नियंत्रण है। रावी, व्यास और सतलुज, इनको पूर्वी नदियां बोलते हैं, और ये भारतीय नियंत्रण में है। इस समझौते के तहत तय हुआ था। और सिंधु, चेनाब और झेलम को पश्चिमी नदियां कहा गया, और इस पर पाकिस्तान का नियंत्रण है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, चटगांव पर्वतीय क्षेत्र किस दक्षिण एशियाई देश में है? तो यह बांग्लादेश में है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय होता है, तो इसका निर्णय
परामर्शकारी होता है बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। तो बच्चों नीदरलैंड के शहर हेग में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, उनका कार्यकाल 9 वर्षों तक होता है। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है UNCTAD के बारे में, अंकटाड, इसका विस्तार पूछा गया है। तो बच्चों UNCTAD का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। हिंदी में बोलेंगे संयुक्त राष्ट्र का व्यापार और विकास सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कह रहा है 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस को चुनौती देने वाला गठबंधन निम्न में से कौन सा है। तो बच्चों 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस को चुनौती देने वाला गठबंधन ग्रैंड अलायंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में इंदिरा गांधी किस पद पर थीं। तो इंदिरा गांधी केंद्रीय सूचना मंत्रालय में मंत्री थीं। ठीक है। अगला प्रश्न है पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के साथ 1966 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तानी राष्ट्रपति का नाम क्या था। तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति 1966 में अयूब खान थे। बच्चों ताशकंद समझौता उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ, 9-10 जनवरी 1966 को हुआ और इस समझौते पर तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री और उस समय के पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। बच्चों यह समझौता तब हुआ था जब इससे 1 साल पहले 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। बच्चों प्रत्येक युद्ध के बाद देशों के बीच एक शांति समझौता होता है, तो उसी तरह यह भी एक शांति समझौता था। आपको जानकारी होनी चाहिए कि इस समझौते के अगले ही दिन लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था हृदय गति रुकने से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कह रहा है सरदार पटेल के बारे में है। सरदार पटेल ने निम्न में से किस पद पर देश की सेवा की। पहला ऑप्शन है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में, दूसरा है भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में, सी ऑप्शन है उपरोक्त ए और बी दोनों। सी ऑप्शन सही होगा। सरदार पटेल ने भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री के रूप में सेवा की थी। उनकी मुख्य भूमिका देशी रियासतों को भारत में शामिल कराने की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन कानून डैश वर्ष में बना। बच्चों यह कानून 1956 में बना है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई, यानी कि SRC स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की स्थापना 1953 में, और SR यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बन गया है 1956 जब संसद से पास हो गया है। इसके अकॉर्डिंग देश के राज्यों को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था 1956 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का अर्थ पूछा गया है। तो बच्चों इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को विलय पत्र या सहमति पत्र कहते हैं। देशी राजवाड़े जिस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके भारतीय संघ में शामिल हो रहे थे उन्हें विलय पत्र, सहमति पत्र या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया। क्वेश्चन नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आया राम गाया राम का मुहावरा पंजाब राज्य से शुरू हुआ, सही है या गलत। तो बच्चों यह गलत है। सही कैसे बनेगा, पंजाब की जगह यदि हम हरियाणा कर दें तो ये सही हो जाएगा। यह 1967 चौथे आम चुनाव के परिणाम के बाद की घटना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। किस लोकतांत्रिक पुनरुत्थान को LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण युग की शुरुआत कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज यानी कि तीसरा लोकतांत्रिक पुनरुत्थान 1990 के दशक में जब LPG आया तब से इसकी शुरुआत को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है चौबुर्जा राजनीति का संबंध किस विचारक से है। बच्चों चौबुर्जा का मतलब है 4 आधार यानी चौखंभा यानी 4 पिलर्स, 4 लेयर्स। राजनीति का संबंध है राम मनोहर लोहिया से। राम मनोहर लोहिया लोकतंत्र के 4 आधार स्तंभ बताते हैं। पहला आधार स्तंभ गांव है,
दूसरा आधार स्तंभ जिला, और तीसरा प्रांत, और चौथा आधार स्तंभ राष्ट्र यानी कि देश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है पैसेज बेस पे है। 17 नंबर क्वेश्चन हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और इसका उत्तर, क्वेश्चन का उत्तर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले इसे सरसरी निगाह से पढ़ते हैं बच्चों। आप यह जान लें, कई बार हमारे पैराग्राफ में जो क्वेश्चन दिए होते हैं नीचे, उसका उत्तर इस पैराग्राफ से डायरेक्ट होता है, और कई बार इस पैसेज को पढ़ने के बाद जो समझ हमारे दिमाग में बनती है उस समझ पर यह क्वेश्चन होते हैं। तो देखते हैं कैसा प्रश्न पैसेज है। पैसेज है, भारत की नीति न तो नकारात्मक थी न ही निष्क्रियता की। नेहरू ने विश्व को याद दिलाया कि गुटनिरपेक्षता कोई पलायन की नीति नहीं है। इसके विपरीत भारत शीत युद्धकालीन प्रतिद्वंदिता की जकड़ ढीली करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने के पक्ष में था। भारत ने दोनों गुटों के बीच मौजूद मतभेदों को कम करने की कोशिश की, और इस तरह उसने इन मतभेदों को पूर्णव्यापी युद्ध का रूप लेने से रोका। भारत के राजनयिकों और नेताओं का उपयोग अक्सर शीत युद्ध के दौर के प्रतिद्वंद्वियों के बीच संवाद कायम करने तथा मध्यस्थता करने के लिए हुआ। मिसाल के तौर पर 1950 के दशक के शुरुआती सालों में कोरियाई युद्ध के दौरान। हमने इसे पढ़ लिया। अब बच्चों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश में भारत की किस नीति की चर्चा हो रही है? तो इस गद्यांश में भारत के गुटनिरपेक्षता की नीति की चर्चा हो रही है। क्वेश्चन नंबर बी है इसका, गुटनिरपेक्षता कोई पलायन की नीति नहीं है, इसका अर्थ स्पष्ट करें। बच्चों यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गुटनिरपेक्षता कोई पलायन की नीति नहीं है। पेपर में इसको कई ढंग से पूछता है। पलायन की जगह लिखा रहता है पृथकवाद की नीति नहीं है, या अलगाववाद की नीति नहीं है, या पलायन की जगह लिखा मिल सकता है आपको तटस्थता की नीति नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ नोट कर दिया है पलायन अब्लिक पृथकवाद, अलगाववाद या तटस्थता, इस सब का एक ही मतलब है। ठीक है बच्चों, तो लिखते हैं इसका उत्तर। गुटनिरपेक्षता पलायन या पृथकवाद या अलगाववाद या तटस्थता की नीति नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ होता है दुनिया के मामलों से अलग थलग रहना या मुख्य घटना से अपने आप को अलग कर लेना। जबकि भारत दुनिया के मामलों में रुचि ले रहा था, दोनों महाशक्तियों को सीधे लड़ने से बचा रहा था, तो यह अलगाववाद या पृथकवाद की नीति नहीं है, पलायन की नीति नहीं है। सी में क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर सी है, गुटनिरपेक्ष देशों ने शीत युद्ध के मामले में क्या सकारात्मक भूमिका निभाई? कोई एक तर्क लिखें। तो गुटनिरपेक्ष के देशों ने दोनों महाशक्तियों को तनाव से बचाया, उनके बीच मध्यस्थता की, उनको आपस में लड़ने नहीं दिया, और 9 स्वतंत्र देशों को दोनों महाशक्तियों से अलग रहने का सुझाव दिया, यानी गुटनिरपेक्ष में रहने का सुझाव दिया। तो इस तरह गुटनिरपेक्ष के देशों ने सकारात्मक भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है, भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति विरोधाभासी रही, इस वक्तव्य के पक्ष में एक तर्क लिखें। बच्चों भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति विरोधाभासी रही, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हम लिख सकते हैं कि भारत ने कहा था कि दोनों महाशक्तियों से बराबर दूरी बनाकर रखना, और 1971 में भारत ने सोवियत यूनियन से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिए। इसलिए कहा गया कि भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति विरोधाभासी रही। भारत ने यह संबंध इसलिए स्थापित किया क्योंकि उस दौरान अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के बीच गुपचुप समझौते हो रहे थे। तीनों देशों के नेता गुपचुप तरीके से सम्मेलन कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, मिल रहे थे। बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 नंबर क्वेश्चन भी पैसेज बेस पर है। आइए पैसेज पढ़ते हैं। पैसेज है, भारत ने 1998 के मई में परमाणु परीक्षण किए और यह जताया कि उसके पास सैन्य उद्देश्यों के लिए अणुशक्ति को इस्तेमाल में लाने की क्षमता है। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किए। इससे क्षेत्र में परमाणु युद्ध की आशंका को बल मिला। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भारतीय उपमहाद्वीप में हुए इस परमाणु परीक्षण को लेकर बहुत नाराज थी और उसने भारत तथा पाकिस्तान दोनों पर कुछ प्रतिबंध लगाए, जिससे बाद में हटा लिया गया। भारत की परमाणु नीति में सैद्धांतिक तौर पर यह बात स्वीकार की गई कि भारत अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा, लेकिन इन हथियारों का पहले प्रयोग नहीं करेगा। भारत की परमाणु नीति में यह बात दोहराई गई है कि भारत वैश्विक स्तर पर लागू और भेदभावहीन परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए
प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है, ताकि परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व की रचना हो। बच्चों, हमने इसे पढ़ लिया है और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, भारत की भेदभाव रहित परमाणु निशस्त्रीकरण की नीति क्या है। बच्चों, आप सबसे पहले यह समझें कि परमाणु निशस्त्रीकरण क्या होता है। बच्चों, निशस्त्रीकरण का मतलब मैंने पहले भी बताया था, आज आप सुन लें। निशस्त्रीकरण यानी कि डिसआर्मामेंट, इसका मतलब होता है परमाणु हथियारों में कमी लाना या परमाणु हथियारों को समाप्त करना, निशस्त्रीकरण कहलाता है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की भेदभाव रहित परमाणु निशस्त्रीकरण की नीति क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे, भारत चाहता है कि सभी परमाणु संपन्न और गैर परमाणु संपन्न राष्ट्र बगैर किसी भेदभाव के परमाणु हथियारों की समाप्ति करें या परमाणु हथियारों में कमी करें। भारत चाहता है कि दुनिया के तमाम देश परमाणु हथियारों में कमी लाएं या उनके समाप्त कर दें, इसमें कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 1998 में मई में किए गए परमाणु परीक्षण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। पोखरण सेकंड का समय था 1998। 11 और 13 मई को भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहले प्रयोग नहीं की भारत की नीति का अर्थ स्पष्ट करें। बच्चों, भारत की परमाणु नीति है नो फर्स्ट यूज, यानी कि पहले प्रयोग नहीं। भारत किसी देश पर परमाणु हथियार से हमला तब तक नहीं करेगा जब तक कोई दुश्मन देश भारत पर परमाणु हथियार से हमला ना कर दे। इसका मतलब यह है कि भारत किसी देश पर पहले अटैक नहीं करेगा परमाणु बम से, बदले की कार्रवाई में करेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगर आप प्रधानमंत्री होते तो भारत की परमाणु निशस्त्रीकरण की नीति में क्या बदलाव लाते। अगर आप प्रधानमंत्री होते तो भारत की परमाणु नीति में, परमाणु निशस्त्रीकरण की नीति में बदलाव क्या लाते, एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें हम लिख सकते हैं, बच्चों आप इसका उत्तर अपने समझ से दें और आप यह समझें कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं तो भारत के निशस्त्रीकरण की नीति में आप क्या बदलाव करेंगे। आप लिख सकते हैं कि यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो परमाणु निशस्त्रीकरण की शुरुआत अपने देश से करता। ऐसे करता कि हम एक निश्चित संख्या में, निश्चित मात्रा में परमाणु हथियारों में कमी लाएंगे और दुनिया के देशों से आह्वान करेंगे, दुनिया के देशों को सुझाव देंगे कि सभी देश बिना किसी भेदभाव के अपने परमाणु हथियारों में कुछ कमी लाएं। इसको बोलेंगे परमाणु निशस्त्रीकरण। ये हम सुझाव दे सकते हैं। बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 19 है अरब बसंत के बारे में। क्वेश्चन है, अरब बसंत की शुरुआत किस देश से हुई है और अरब बसंत को तेज होने में किस घटना ने मुख्य भूमिका निभाई है। तो इसका उत्तर होगा, अरब बसंत की शुरुआत 18 दिसंबर 2010 में ट्यूनीशिया से हुई है और मोहम्मद बौजिजी द्वारा पुलिस विभाग और भ्रष्टाचार से दुखी होकर आत्मदाह करने की घटना ने अरब बसंत की घटना को तेज होने में मुख्य भूमिका निभाई। इस क्रांति की लहर धीरे धीरे लगभग सभी अरबी देशों में फैल गई जो मध्य पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका में है। इस क्रांति का मुख्य कारण था तानाशाही, भ्रष्टाचार, आय में असमानता, बेरोजगारी, गरीबी इत्यादि माना गया है। और लोग इस क्रांति में, वहाँ की पब्लिक इस क्रांति में मुख्य रूप से लोकतंत्र की मांग कर रही थी ताकि वहाँ मानव अधिकारों की रक्षा हो सके, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हो सके, बेरोजगारी दूर हो सके, आय में समानता हो सके, वगैरह वगैरह। बच्चों, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत दुनिया में सत्ता का नया केंद्र है। इस तथ्य के समर्थन में कोई 2 तर्क दीजिए। बच्चों, हमने इसमें कई तर्क प्रस्तुत किए हैं कि भारत दुनिया में एक सत्ता का नया केंद्र है। तो इसमें लिखेंगे अपना तर्क के रूप में, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। पॉइंट नंबर 2, विश्व का 6ठा सबसे बड़ा उत्पादनकर्ता यानी कि निर्माता देश है। पॉइंट नंबर 3, खाद्य पदार्थ एवं कृषि उत्पाद में विश्व में भारत का दूसरा नंबर है। पॉइंट नंबर 4, विश्व की बड़ी सैन्य शक्ति और परमाणु शक्ति से संपन्न देश भारत है। 5 नंबर पॉइंट, विश्व की सबसे बड़ी श्रम शक्ति वाला देश और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है।
और सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता की दृष्टि से भारत एक मजबूत देश है। तो ये सारे पॉइंट ये सिद्ध करते हैं कि भारत दुनिया में एक सत्ता का नया केंद्र है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। ये 2 अंक वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है प्रथम लोकतांत्रिक पुनरुत्थान की कोई 2 मुख्य विशेषताएं लिखिए। बच्चों पहला लोकतांत्रिक अभ्युत्थान 1950 से 1970 के दशक को माना गया है। इस दौरान देश में 6 आम चुनाव हुए हैं। पहला आम चुनाव 1952, दूसरा आम चुनाव 1957, तीसरा आम चुनाव 1962, चौथा आम चुनाव 1967 और 5वां आम चुनाव 1971 और छठा आम चुनाव 1977। तो इस दौरान जो 6 आम चुनाव हुए हैं इनमें भारतीय मतदाताओं की भागीदारी, बढ़ी हुई भागीदारी पहला विशेषता, यानी प्रथम लोकतांत्रिक अभ्युत्थान की प्रथम विशेषता है भारतीय मतदाताओं की लोकतंत्र में बढ़ी हुई भागीदारी। और दूसरी विशेषता लिख सकते हैं आम चुनावों का सफलतापूर्वक आयोजन। हालांकि हमने लिखा है प्रथम आम चुनाव, आप लिख सकते हैं प्रथम से लेकर छठे आम चुनाव तक सफलतापूर्वक आयोजित होना और देश में लोकतंत्र की स्थापना सफलतापूर्वक हो गई। ये विशेषताएं हमने 3 लिख रखी हैं, आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है NDA 3 और NDA 4 सरकार द्वारा शुरू किए गए मुख्य विकास योजनाओं के बारे में, और इसमें से सिर्फ 2 विकास योजनाओं का नाम पूछा गया है। बच्चों हमने इस तरह के प्रश्न सैम्पल पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में करे हैं, जहां बहुत सारी विकास योजनाओं के नाम हैं ईयर और डेट वाइज, आप वहां से भी देख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ 2 विकास योजनाओं की बात कर लेते हैं। आयुष्मान भारत योजना नागरिकों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया गया है। इसमें लाभार्थी को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा मिलती है। देश के गरीब जनता के लिए है ये, जिसमें 5 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया गया है। अगला है स्वनिधि योजना। स्वनिधि योजना रेहड़ी पटरी वालों के लिए है। बच्चों आप देख सकते हैं, देखते होंगे छोटे सड़कों के किनारे लोग पटरी पे सामान रख के बेचते हैं, फल मूल या छोटे मोटे उपकरण, मोबाइल के पार्ट्स वगैरह बेचते हैं, कवर बेचते हैं। उनको, ऐसे दुकानदारों को हम बोलते हैं रेहड़ी पटरी वाले। तो सरकार ने, केंद्र की सरकार ने 10,000 रुपये की लोन ऐसे लोगों के लिए देती है और ये लोग उस 10,000 रुपये से अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। 1 वर्ष के भीतर इस 10,000 रुपयों को किस्त वाइज सरकार को वापस करना पड़ता है। तो ये है स्वनिधि योजना। बच्चों इस वीडियो क्लास में इतना ही। अगली वीडियो क्लास में प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर अगले तक करेंगे।